सभी को शुभ प्रभात। आज हम अभियान शाकुंतलम नाटक के विषय में कुछ जानकारी लेंगे। कल हमने नाटक क्या है, नाटक की उत्पत्ति कैसे हुई और पाश्चात्य विद्वानों ने नाटक की उत्पत्ति के लिए अपने अपने विचारधाराएं प्रस्तुत की। किसी ने स्वांगों से नाटकों की उत्पत्ति मानी, कुछ विद्वानों ने छायावाद से मानी, कुछ विद्वानों ने कठपुतली से नाटकों की उत्पत्ति मानी, कुछ ने यूनानी प्रभावों से नाटकों की उत्पत्ति बतलाया। लेकिन भारतीय विद्वानों ने, सिल्वा लेलिया आदि विद्वानों ने मूलतः हमारे प्राचीन ग्रंथ वेदों को ही प्रमुख रूप से माना कि वेदों में ही हमारे नाटकों के तत्व विद्यमान थे। और उस वेदों में भी ऋग्वेद में जो संवाद सूक्त मिलते हैं, यम यमी संवाद, सर्मापणी संवाद, इसके अतिरिक्त 10 संवाद हैं जिनसे, उन संवादों से नाटकों की उत्पत्ति हुई, ऐसा भारतीय विद्वानों का मत है। और भारतीय परंपरा मूल स्वरूप से वेदों को ही मतलब नाटक की उत्पत्ति के विषय में कहा है। अब जब नाटक की उत्पत्ति के संबंध में जब ब्रह्मा जी ने चारों वेदों से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों से थोड़ा थोड़ा कुछ लेकर के पंचम वेद, नाट्य वेद की रचना की। ऋग्वेद से संवाद सूक्त, यजुर्वेद से अभिनय, सामवेद से संगीत और अथर्ववेद से रस, इन चारों तत्वों को मिला करके पंचम वेद, नाट्य वेद की रचना की और इसको प्रचार प्रसार के लिए भरत मुनि को सौंपा। और उन्होंने सर्वप्रथम जो पहला नाटक रंगमंच पे खेला वो दैत्य और दानव नामक नाटक, जो अप्सराओं और नारद मुनि के द्वारा खेला गया और प्रजा को काफ़ी इसका लाभ मिला, उनको मनोरंजन हुआ और वो बड़े ही आनंदित हुए। आज हम द्वितीय वर्ष के लिए में जिन विद्यार्थियों को नाटकों की विशेषताओं के विषय में थोड़ा सा हम प्रकाश डालेंगे कि नाटक की उत्पत्ति तो होगी, लेकिन नाटक की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए जिसके लिए हमें उन विशेषताओं को नाटक में देखने को मिलता है। जबकि हमने श्याम पट्ट पर भी लिखा है कि संस्कृत नाटकों की विशेषताएं, जिसमें ये हमारा टॉपिक है आज का, संस्कृत नाटकों की विशेषताएं। आचार्य विश्वनाथ ने, जो कि साहित्य दर्पण, जो काव्य शास्त्र का एक प्रमुख ग्रंथ है, उस साहित्य दर्पण में नाटक का लक्षण करते हुए कहा है कि नाटक किसी प्रसिद्ध वृत्तांत पर आश्रित होना चाहिए, 5 संधियां उसमें होनी चाहिए, नाटक में विलास, समृद्धि आदि गुण तथा अनेक प्रकार के ऐश्वर्यों का वर्णन होना चाहिए, सुख दुखादि का वर्णन तथा अनेक रसों से पूर्ण होना चाहिए। इसमें 5 से लेकर 10 तक अंक होने चाहिए। पुराण आदि प्रसिद्ध वंश में उत्पन्न धीरोदात्त, प्रतापी, गुणवान कोई राज ऋषि अथवा दिव्य अदिव्य पुरुष नाटक का नायक होता है। रस, जहाँ रस की बात आती है तो श्रृंगार अथवा वीर रस, अंगी रस के रूप में विद्यमान होता है। अन्य सभी रस अंगभूत होते हैं। नाटक की निर्वहन संधि अत्यधिक अद्भुत होनी चाहिए। नाटक में 4 या 5 पुरुष प्रधान कार्य के साधन में लगे होने चाहिए। इसकी रचना गाय के कुछ आग्रह के समान होनी चाहिए। नाटककार भवभूति ने नाटक की उत्तमता का लक्षण भी किया है कि धूमनारसानाम गहन प्रयोगा सौहार्द रिद्धानि विचेष्टितानि औदत्यम आयोजितम कामसूत्रम चित्रा कथा वाची विदग्धा। अर्थात विभिन्न रसों का प्रचुर
प्रयोग, प्रीतिपूर्ण, रुचिर एवं कमनीय कार्यकलापों का अभिनय, पराक्रम तथा प्रणय का चित्रण, विचित्र कथा वस्तु तथा निपुण संवाद, इन लक्षणों से युक्त नाटक उत्तम कहे जाते हैं। संस्कृत नाटकों का स्वरूप इन्हीं लक्षणों के आधार पर निर्मित है। अब संस्कृत नाटकों का स्वरूप स्पष्ट हो जाने पर अन्य भाषाओं के नाटकों के साथ साथ तुलनात्मक वैशिष्ट्य सरलता से देखा जा सकता है। संस्कृत नाटकों की प्रमुख विशेषताएं जो हमने श्यामपट्ट पर दर्शाई हैं, जो पहली है रस प्राधान्यता। जो ये रस प्राधान्यता जो नाटक की पहली विशेषता हमने बताई है, इसमें संस्कृत के सभी नाटकों में रस की प्रधानता देखी जाती है। रस का परिपाक उनमें मुख्य रूप से विद्यमान है। इन नाटकों में वीर अथवा श्रृंगार भी अंगीरस स्वीकार किया जाता है, यह किया गया है। परंतु संस्कृत के मूर्धन्य नाटककार महाकवि भौभूति ने करुण को अपने विख्यात नाटक उत्तम रामचरित को अंगीरस बनाया कि उनके लिए कहा भी है, प्रशस्ति भी है कि कारुण्यम एव भौभूति, अर्थात वो करुण रस में ही आनंद की प्राप्ति दिला देते हैं। मतलब करुण रस, करुणा में भी मतलब इतना आनंद आ जाता है। ऐसा उत्तम रामचरित में करुण रस में उन्होंने आनंद के पाठकों को दिलाया है। तो यहाँ उत्तम रामचरित के जो रचयिता हैं भौभूति, वो एक अपवाद के रूप में उन्होंने या तो करुण रस में आनंद की प्राप्ति की है, बाकी जो परंपरा नाटक के लक्षणानुसार तो वीर और श्रृंगार रस को अंगीरस बतलाया है। लेकिन भौभूति एक ऐसे चितेरे हैं कि जिन्होंने करुण रस में भी रसानंद की, पूर्ण आनंद की प्राप्ति करवाई है। इसलिए उन्होंने यहाँ उत्तम रामचरित को में करुण रस को अंगीरस बनाया। भारत की अपेक्षा विदेशी नाटकों में पात्र चरित्र चित्रण की प्रधानता देखी जाती है। वहाँ यथार्थ को पूर्ण प्रश्रय दिया गया है, परंतु संस्कृत नाटकों में यथार्थ का आधार लेकर आदर्श की प्रतिष्ठापना की गई है। दूसरी जो विशेषता है हमारी सुखांतता। सुखांतता की संस्कृत नाट्य साहित्य की ये विशेषता भी रही है कि वे दुखांत नहीं हो, नाटक दुखांत नहीं हो। यद्यपि भास का कर्णभार है, उरुभंग है, ये अपवाद स्वरूप देखे जाते हैं, परंतु अधिकांश नाटक सर्वथा जब उनका समाप्ति की ओर होता है, जब नाटक उसमें सुखांतता ही होना चाहिए। ऐसा नाटक नहीं होना चाहिए कि अंत ऐसा हो कि जिससे व्यक्ति या श्रोता पढ़ करके बड़ा दुखी हो जाए। नहीं, जाते समय या पढ़ते समय अंतिम समापन में सुखांतता ही होनी चाहिए। तो ये दूसरी जो विशेषता है नाटक की, सुखांतता। भारतीय नाटकों में सुखांतता उसकी दूसरी विशेषता है। तीसरी जो नाटक की विशेषता है भाषा का औचित्य। भाषा का औचित्य, संस्कृत नाटकों में भाषा औचित्य का पूर्ण ध्यान रखा गया है। श्रेष्ठ पात्रों द्वारा संस्कृत भाषा का प्रयोग, अधम पात्रों के द्वारा प्राकृत भाषा का प्रयोग, इन भाषाओं का प्रयोग किया जाना चाहिए और उनकी भाषा समास का संस्पर्श पाकर ही बलवती हो उठती है। स्त्री पात्र प्राकृत भाषा का, सेवक नौकर चाकर होते हैं वो मागधी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, तथा अन्य पात्र शोर, शैनी, अवंती आदि भाषाओं का प्रयोग करना चाहिए। तो भाषा का औचित्य है किस पात्र को कौन सी भाषा में संवाद करना चाहिए, वार्तालाप करनी चाहिए। तो भाषा भी पात्रानुसार ही उसको निर्देशित कर रखी है नाटकों में कि संस्कृत कौन सा पात्र बोलेगा, प्राकृत कौन बोलेगा, मागधी कौन बोलेगा, शोर सैनिक किसके द्वारा, अवंती आदि भाषाएं हैं, ये भाषाएं किस पात्र के द्वारा बोली जानी चाहिए। तो दूसरी विशेषता हमारी भाषा का औचित्य। चौथा है हमारा विदूषक की विशिष्ट कल्पना, अर्थात विदूषक की विशिष्ट कल्पना भी हमारी एक विशेषता रही है
कि संस्कृत नाटकों की प्रमुख विशेषताओं में विदूषक की अनूठी कल्पना है। वह पाश्चात्य नाटकों की भांति केवल हास्य उत्पादक ही नहीं है, अपितु राजा को प्रेम कार्यों में उचित परामर्श भी देता है। राजा का अनेक रानियों से संबंध होने पर वह उत्पन्न विषम परिस्थितियों से राजा को बचाता है। ऐसे गुणों वाला विदूषक अन्यत्र नहीं पाया जाता। तो यहाँ विदूषक की भी एक विशेषता है, विदूषक की विशिष्ट कल्पना कर रखी है। विदूषक आज की भाषा में यूँ कहेंगे कि जब नाटक या हम रामलीला या रामायण का या कृष्ण लीलाओं में देखते हैं तो एक जोकर का जो किरदार निभाता है वही संस्कृत नाटकों में विदूषक होता है। तो विदूषक की एक विशिष्ट कल्पना होती है। विदूषक श्रोताओं को, पाठकों को जो हैं उनको कभी भी मायूस या उदासीपन नहीं आने देता है। वह बार बार बीच बीच में आकर के श्रोताओं को उनको मनोरंजन करता है, विशेष भाव भंगिमाओं के द्वारा उनका मनोरंजन करवाता है। तो विदूषक की एक विशिष्ट योजना हमारे संस्कृत में कल्पना रखी गई है और ये संस्कृत नाटकों में हमें प्राय देखने को मिलता है। अगली जो विशेषता है विशाल कलेवर। विशाल कलेवर संस्कृत नाटकों में एक विशिष्टता उनका दीर्घकाल भी है। इनमें अभिनेता का अभाव देखा जाता है। अभिनय की दृष्टि से ये नाटक उतने सफल नहीं हैं जितने कि पाश्चात्य नाटक। ऐसा होते हुए भी संस्कृत के कई नाटक अभिनय की दृष्टि से अत्यधिक सफल हैं। संस्कृत का अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक विश्व का श्रेष्ठ नाटक बतलाया गया। अब विश्व में तो आंग्ल भाषा का प्रयोग प्रचलन में है और अंग्रेजी में जो विद्वान शेक्सपियर का नाम हम लेते हैं तो जो भारत का जो शेक्सपियर है, संस्कृत साहित्य का शेक्सपियर कालिदास को माना है और कालिदास शेक्सपियर की उपाधि के लिए अभिज्ञान शाकुंतलम के कारण ही उनको संस्कृत साहित्य का शेक्सपियर माना गया है कि वो अपने आप में इतने पारंगत हैं कि वो उनको शेक्सपियर की उपमा दे दी। अगली विशेषता है अंकों में विभाजन। अंकों में विभाजन संस्कृत नाटक अंकों में विभक्त होते हैं। इनमें ग्रीक नाटकों की भांति दृश्य विभाजन नहीं होता है। अंक समाप्ति पर रंगमंच पूर्णतः खाली हो जाता है। अगला जो विशेषता है हमारी प्रकृति का तादात्म्य। प्रकृति का तादात्म्य, प्रकृति के साथ साहचर्य विषयक विशेषता संस्कृत नाटकों की अपनी एक अलग विशेषता है। उनकी प्रकृति मानव के चिर सहगामिनी है, सुख दुख में साथ देती है, सुख तथा दुखों का अनुभव करती है। शकुंतलम की शकुंतला प्रकृति पालिता है। उत्तर रामचरित की सीता प्रकृति को समर्पित है और उसी की पुत्री है। फिर उसकी अगली विशेषता है अन्वति त्रय। अन्वति त्रय, यद्यपि पाश्चात्य नाटकों की भांति संस्कृत नाटकों में अन्विति त्रय नहीं पाया जाता, परंतु कार्य व्यवस्थाओं को दूसरे रूप में पूर्ण रूपेण स्वीकार किया गया है। पाश्चात्य नाटककार स्थान, समय तथा कार्य की समैक्यता का पूरा ध्यान रखते हैं, परंतु संस्कृत नाटकों में आदर्श तथा कल्पना के कारण इन तीनों का निर्वाह करना उचित नहीं समझा गया। अब अगली जो विशेषता है नायकत्व। नायकत्व संस्कृत नाटकों में नायक को विशिष्ट मानव के रूप में ही स्वीकार किया गया है, क्योंकि उनकी नाटक रचना का उद्देश्य यथार्थ चित्रण नहीं अपितु यथार्थ का अवलंबन लेकर आदर्श प्रतिष्ठापना की है। संस्कृत में नायक के गुण, वंश, ख्याति आदि पहलुओं को सम्यक विचार किया गया। फिर इसकी विशेषता है प्रस्तावना। प्रस्तावना संस्कृत नाटकों का आरंभ प्रस्तावना से ही होता है, जिसमें सूत्रधार जो पात्र होता है मूल कथा की सूचना देता है कि सूत्रधार ये आकर के कहता है कि हाँ, हम अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का आज अध्ययन करेंगे।
या अमुक नाटक का अध्ययन करेंगे। ये सूत्रधार का दायित्व होता है कि वो श्रोताओं को, पाठकों को, जो हैं पात्र हैं, उनको पूर्व में ये सूचना देता है कि आज हम इस विषय का अध्ययन करेंगे या ये नाटक खेलेंगे, ऐसी मूल कथा की सूचना देता है। और भूत तथा भविष्य की घटनाओं के लिए विस्कंभक तथा प्रवेशक आदि अर्थोपेक्षकों का प्रयोग होता है। एक संस्कृत साहित्य में एक दूसरी विशेष बात यह है कि जब भूतकाल की कोई बात बतलाई जाती है या भविष्य में कोई घटना घटित होने वाली है, उसके लिए विस्कंभक और प्रवेशक, ये दो ऐसे पात्र अर्थोपेक्षकों का प्रयोग होता है जो संस्कृत नाटकों की अपनी एक अलग से विशेषता रखता है कि भूतकाल की बात बतलाने के लिए हमें अलग से पात्र रखना पड़ रहा है, भविष्य की घटना के लिए भी हमें अलग से पात्र रखना पड़ रहा है। उसको विस्कंभक कहते हैं, उसको प्रवेशक कहते हैं। इसके द्वारा ये भूत और भविष्य की घटनाओं को कहने के लिए हम इनका प्रयोग में लाते हैं। इसके अगले जो विशेषता है अभिनव विकल्प। अभिनव विकल्प संस्कृत नाटकों के आदर्शमयता से रंगमंच पर कई वर्णनों का निषेध देखा जाता है। यहाँ ऐसे वर्णन भी होते हैं जिनको नाटक में करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उन्हीं को निर्देशित करते हुए उनका जो विकल्प कौन कौन से हैं कि नाटक में क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए। जैसे किसी की हत्या, तलवार से हत्या करते हुए खून खराबा होते हैं, ऐसी चीज़ें उसमें नहीं दिखानी चाहिए नाटक में, जिससे पाठक का, श्रोता का मन खिन्न हो जाए, तो ऐसी चीज़ नहीं दिखाना चाहिए। संग्राम भी नहीं दिखाना चाहिए, राजविद्रोह भी नहीं दिखाना चाहिए, विवाह भी नहीं दिखाना चाहिए, भोजन करते हुए या किसी की मृत्यु में रमण भी नहीं दिखाना चाहिए, मृत्यु रमण शयन सोते हुए भी नहीं दिखाना चाहिए, स्नान, चंदन, लेपन, जो प्रसाधन सामग्री हैं उनका लेप आदि कार्यों की केवल सूचना दी जाती है। केवल सूचना से ही ये बातें स्पष्ट होती हैं, बाकी ये चीज़ें वहाँ पर उनका वर्णन नहीं किया जाता। अतः संस्कृत नाटकों में कोरस नहीं पाया जाता, जबकि पाश्चात्य नाटकों में कोरस की प्रमुखता दिखाई देती है। अंतिम जो संस्कृत नाटकों की विशेषता है आदर्शमयता और नैतिकता, वो संस्कृत नाटकों की अपरिहरणीय विशेषता उनका नैतिक होना है। उनमें धर्म, नीति, सन्मार्ग का पूर्ण ध्यान रखा जाता है, समाज की दिशा आदर्शमय हो, अतः यहाँ यथार्थ को गौण स्थान में रखा गया है। इस प्रकार हम संस्कृत नाटकों की विशेषताओं के विषय में हमने अध्ययन किया कि विश्व साहित्य में संस्कृत नाटकों की अपनी एक अनोखी विशेषता है। ये हमेशा सर्वथा रमणीय तथा आकर्षक हैं। तो आज हम संस्कृत नाटकों की विशेषताओं में रस की प्रधानता मुख्य रूप से मानी गई। हमने इसमें मुख्य रूप से संस्कृत नाटकों में श्रृंगार या वीर रस प्रमुख होना चाहिए, सुखांतता, अंतिम अंत सुखांत होना चाहिए, अंत सुखांत होना चाहिए, भाषा का औचित्य, संस्कृत भाषा का, प्राकृत मागधी का, ये इन पात्रों का, तो किस पात्र के द्वारा ये संस्कृत बोली जाए। विदूषक की विशिष्ट कल्पना, यानी विदूषक जो बीच में आकर के श्रोताओं का मनोरंजन करता है। विशाल कलेवर इसका होता है। अंकों में विभाजन, ये 5 से लेकर के 10 अंकों में विभाजित होता है। प्रकृति से तादाद में प्रकृति का वर्णन होता है इसमें। इसके अनुमति त्रय के विषय में आपको बतलाया है कि अनुमति त्रय में कि कौन से इसमें वर्णनों का वर्णन करना चाहिए, हत्या का नहीं होना चाहिए, प्रसाधन सामग्रियों का वर्णन नहीं, युद्ध का वर्णन नहीं होना चाहिए। ये अनुमति त्रय में के अंतर्गत आते हैं। हत्या, प्रसाधन, युद्ध,
मरण इत्यादि इन सब का वर्णन इसमें इनकी सूचना मात्र दी जाती है। नायकत्व में नायक के विषय में आपको बतलाया है कि इसमें यथार्थता का बोध होना चाहिए। प्रस्तावना इसकी होती है कि इसमें सूत्रधार बंधु होता है, जो सूत्रधार जो बतलाता है, सूत्रधार ये कहता है कि हाँ अमुक हम आज नाटक का अध्ययन करेंगे। अभिनव विकल्प के अंतर्गत हम बहुत सारी चीजें हैं। अभिनव विकल्प में मृत्यु का, चंदन का, स्नान करते हुए या चंदन भी लेपन करते हुए इनका वर्णन नहीं होना चाहिए। और आदर्शमयता एवं नैतिकता के लिए हमारा संस्कृत नाटक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आदर्श लेकर के ही हम कोई ना कोई आदर्श लेकर के हम और नैतिकता लेकर के ही, नैतिकता का होना हमारे संस्कृत नाटकों में बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। और इस प्रकार आज हम संस्कृत नाटकों की विशेषताओं का वर्णन हम करते हैं। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। धन्यवाद।